माना जाता है कि महान पिरामिड के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर तोरा से आए थे और तोरा यहाँ से 25 मील पूर्व में स्थित है। क्या होगा अगर पिरामिड के बारे में आपको जो कुछ भी सिखाया गया वह झूठ हो? हमें बताया गया कि फराओ कुफू ने तांबे के औजारों और 20,000 श्रमिकों की मदद से केवल 20 वर्षों में महान पिरामिड का निर्माण किया था। लेकिन क्या होगा अगर ग्राहम हैनकॉक आपसे कहें कि यह असंभव है? मुझे लगता है कि हम एक लुप्त तकनीक को फिर से देख रहे हैं और यह 12,800 साल पहले हुई एक प्राचीन प्रलय थी जिसने इसे मिटा दिया था। उन्होंने वर्षों तक प्रतिबंधित इतिहास, प्राचीन मानचित्रों, सार्वजनिक किए गए स्कैन और दबाए गए पुरातात्विक आंकड़ों की छानबीन की, और जो उन्होंने खोजा उसने सबसे अनुभवी शोधकर्ताओं को भी चौंका दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि वास्तव में पिरामिड किसने बनवाए थे, और यह आपको दंग कर देगा। ग्राहम हैनकॉक, वो शख्स जिसने चुप रहने से इनकार कर दिया। ग्राहम हैनकॉक कोई आम इतिहासकार नहीं है। वो न तो मिस्र के विशेषज्ञ हैं, न ही प्रोफेसर हैं और न ही अकादमिक जगत के अभिजात वर्ग का हिस्सा हैं। दरअसल यही वजह है कि इतने सारे लोग उन पर भरोसा करते हैं। दानिश सैमकिन, इकोनॉमिस्ट के पूर्व पत्रकार हैनकॉक ने 1990 के दशक में एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सुर्खियां बटोरने के बजाय एक गहरे, खोए हुए इतिहास की खोज शुरू की। उनके सवाल सीधे साधे थे। क्या होगा अगर प्राचीन सभ्यताएं हमारी सोच से कहीं अधिक पुरानी हों? क्या होगा अगर हमारी इतिहास की किताबें सिर्फ आधी कहानी ही बयां करती हों? और क्या होगा अगर सच्चाई सदियों से रेत, पत्थर और अकादमिक जगत के कठोर नियंत्रण के नीचे दबी हुई हो? 3 दशकों से अधिक समय से हैनकॉक ने पूरी दुनिया की यात्रा की है। मिस्र के पिरामिडों से लेकर इंडोनेशिया के जंगलों तक, जापान के तट पर डूबे हुए खंडहरों से लेकर मध्य अमेरिका के मंदिरों तक। उन्होंने भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, प्राचीन भाषाओं और तुलनात्मक पौराणिक कथाओं के विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया है। उनका दृष्टिकोण बहुआयामी है, जो उन पहलुओं को आपस में जोड़ता है जिन्हें मुख्यधारा का अकादमिक जगत अक्सर नजरअंदाज कर देता है। जहां पारंपरिक विद्वान इसे छद्म विज्ञान कहते हैं, वहीं लाखों पाठक और दर्शक हैनकॉक को षड्यंत्र सिद्धांतकार नहीं, बल्कि प्राचीन इतिहास के रहस्योद्घाटक के रूप में देखते हैं। आलोचक उनके सिद्धांतों को खतरनाक, भ्रामक और यहां तक कि बौद्धिक विरोधी भी बताते हैं, लेकिन लाखों लोग कुछ और ही देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सवाल पूछता है जो कोई और नहीं पूछता, और वो भी शोध, फुटेज और तथ्यों के आधार पर। हैनकॉक को जो बात अलग बनाती है वो सिर्फ उनके विचार ही नहीं, बल्कि चुप न रहने का उनका दृढ़ निश्चय भी है। वो यह दावा नहीं करते कि उनके पास सभी जवाब हैं। वो बस इतना बताते हैं कि मौजूदा कहानी बेतुकी है, कि टुकड़े आपस में मेल नहीं खाते और हमारे अतीत में जितना बताया गया है उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा है। और हैनकॉक की गलत समझी गई अद्भुत संरचनाओं की सूची में सबसे ऊपर है सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय स्मारक, गीजा का महान पिरामिड। कुफू समस्या, एक ऐसा स्मारक जिसका कोई नाम नहीं। गीजा का महान पिरामिड पृथ्वी पर सबसे प्रतिष्ठित संरचना है। फिर भी जब आप इसके अंदर जवाब खोजने की कोशिश करते हैं तो कुछ अजीब होता है। कोई सबूत नहीं है। आधिकारिक कथा के अनुसार इसका निर्माण लगभग 2500 ईसा पूर्व में फराओ कुफू, जिसे कोप्स के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा करवाया गया था। कथा के अनुसार कुशल श्रमिकों की एक विशाल सेना द्वारा इसे पूरा करने में 20 वर्ष से कुछ अधिक समय लगा, न कि दासों द्वारा। लगभग 23 लाख चूना पत्थर के ब्लॉकों को तांबे के औजारों, लकड़ी की स्लेज और भारी श्रम की सहायता से अपनी जगह पर ले जाया गया था। यह कहानी पीढ़ियों से पाठ्यपुस्तकों, संग्रहालयों और कक्षाओं में दोहराई जाती रही है, लेकिन ग्राहम हैनकॉक इसे नहीं मानते। उनका सीधा सा सवाल है, सबूत कहां है? प्राचीन मिस्र जैसी बारीकियों पर ध्यान देने वाली सभ्यता के लिए महान पिरामिड के अंदर की चुप्पी चौंकाने वाली है। अधिकांश शाही मकबरे, मृतकों की पुस्तक के अध्यायों के शिलालेखों, देवताओं की स्तुतियों, फराओ के नामों,
शक्ति की घोषणाओं और दैवीय वंश के विवरण से भरे पड़े हैं। लेकिन महान पिरामिड के अंदर कुछ भी नहीं है। भीतरी दीवारों पर एक भी चित्रलिपि नहीं है, न कोई भव्य नक्काशी, न कोई समर्पण और न ही कोई अंत्येष्टि ग्रंथ। बस पत्थर में तराशे गए विशाल शांत कक्ष हैं। राजा के कक्ष में तथाकथित ताबूत भी संदिग्ध है। यह एक सादा ग्रेनाइट का बक्सा है जिस पर कोई निशान नहीं है, कोई सजावट नहीं है और यह खाली है। आज तक कोई मम्मी नहीं मिली है, न कोई दफन अवशेष, न कोई शाही मुहर और न ही ऐसा कुछ जिससे यह साबित हो कि कुफू या कोई और कभी वहां दफनाया गया था। तो फिर कुफू से इसका संबंध कहां से आया? सिर्फ एक चीज से, कुछ पत्थर की खदानों के निशान जो असल में प्राचीन भित्ति चित्र हैं और माना जाता है कि राजा के कक्ष के ऊपर एक गुप्त कक्ष के अंदर खुदे हुए हैं। कहा जाता है कि इन निशानों को 1837 में कर्नल हॉवर्ड वाइस ने खोजा था, जो विस्फोटकों और पुराने औजारों के साथ काम करने वाले एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे। वाइस की डायरी के अनुसार वह कक्ष तब तक सीलबंद था जब तक उसने विस्फोट करके प्रवेश नहीं किया और संयोगवश उसे कुफू का नाम अंकित करने वाले शिलालेख मिले। लेकिन हैनकॉक और अन्य शोधकर्ता इस दावे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। पहला, वाइस को एक अन्य खोजकर्ता से प्रतिस्पर्धा करनी थी जो उससे आगे निकलने वाला था। दूसरा, कुफू के शिलालेखों की खोज का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। तीसरा, वाइस के रिकॉर्ड में कई विसंगतियां बताती हैं कि उसने प्रसिद्धि और धन प्राप्त करने के लिए शिलालेखों को जाली बनाया होगा। आज तक वह पत्थर की खदान का निशान ही एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है जो कुफू को ग्रेट पिरामिड से जोड़ता है। यह बाहर की ओर पत्थर पर खुदा हुआ नहीं है, न ही यह निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करने वाले किसी प्राचीन पपायरस में मौजूद है, और यह उस युग के किसी मंदिर की नक्काशी या शाही मकबरों में भी नहीं मिलता। तो फिर यह विशाल स्मारक, जो आज के मानकों के हिसाब से भी बेजोड़ इंजीनियरिंग का चमत्कार है, आधिकारिक तौर पर उस राजा को क्यों सौंपा गया है जिसने इस पर कोई निशान नहीं छोड़ा? हैनकॉक का जवाब चौंकाने वाला है। उनका सुझाव है कि पिरामिड का निर्माण कुफू के लिए हुआ ही नहीं था, बल्कि कुफू ने इसे खोजा होगा, विरासत में प्राप्त किया होगा और फिर इस पर अपना दावा किया होगा। बाद के मिस्र के राजवंशों ने पुरानी संरचनाओं की उत्पत्ति को पूरी तरह समझे बिना ही उनका जीर्णोद्धार या पुण्य की मानहीन उपयोग किया होगा। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इतनी उन्नत संरचना प्राचीन साम्राज्य के बाकी पिरामिडों से इतनी अलग क्यों दिखती है, जिनमें से अधिकांश आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। दूसरे शब्दों में, पिरामिड की वास्तविक उत्पत्ति शायद प्राचीन मिस्रवासियों के लिए भी एक रहस्य रही होगी। लेकिन अगर हम यह मान भी लें कि कुफू ने इसे नहीं बनवाया था या उसे यह विरासत में मिला था, तब भी हमारे सामने एक बड़ा और जटिल सवाल बना रहता है। आखिर इसे बनाया कैसे गया था? क्योंकि इसके आगे जो आता है वह सिर्फ एक ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, यह इंजीनियरिंग के लिहाज से पूरी तरह असंभव है। ऐसी इंजीनियरिंग जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। जब आप मिथकों को दरकिनार करते हुए ग्रेट पिरामिड की मूलभूत यांत्रिकी पर गौर करते हैं, तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। यह कोई साधारण निर्माण परियोजना नहीं थी। यह परिशुद्ध इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जिसे आधुनिक बिल्डरों के लिए आज भी दोहराना मुश्किल होगा। चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। ग्रेट पिरामिड को उत्तर दिशा में मात्र 0 डिग्री की त्रुटि के साथ संरेखित किया गया है। ये माने है चुंबकीय उत्तर नहीं, बल्कि वास्तविक उत्तर, जिसे आज केवल उन्नत उपकरणों और उपग्रहों की सहायता से ही सटीक रूप से मापा जा सकता है। फिर भी 4500 वर्ष से भी अधिक समय पहले तांबे और पत्थर से बने औजारों का उपयोग करके यह संरेखण कैसे प्राप्त किया गया था? फिर पिरामिड का आधार है। यह 13 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है, फिर भी यह पूरी तरह से समतल है। पूरे आधार पर 1 इंच से भी कम का अंतर है।
आधुनिक लेजर गाइडेड सर्वेक्षण उपकरणों के साथ भी इतने विशाल पैमाने पर इस स्तर की समतलता प्राप्त करना एक बहुत बड़ा काम होगा। और फिर पत्थरों को जोड़ने का तरीका है। चूना पत्थर के आवरण पत्थर, जिनमें से कई को बाद की शताब्दियों में हटा दिया गया था, और आंतरिक ग्रेनाइट ब्लॉक इतनी सटीकता से फिट किए गए हैं कि कई मामलों में आप उनके बीच रेजर ब्लेड भी नहीं डाल सकते। कुछ जोड़ कोणीय हैं, कुछ घुमावदार। वे केवल कसकर फिट नहीं होते, बल्कि आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि बल और भार को अवशोषित कर लेते हैं। यह लापरवाही से किया गया काम नहीं है, बल्कि जटिल और सुनियोजित है। पत्थर का काम। अब आधिकारिक विवरण में दिए गए औजारों के बारे में सोचिए। तांबे की छेनी और डोलाराइट के पत्थर। लेकिन तांबा एक नरम धातु है, ग्रेनाइट काटने के लिए बहुत ही नरम। प्रायोगिक पुरातत्वविदों ने इन औजारों का उपयोग करके इस प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास किया है, लेकिन परिणाम धीमे, अप्रभावी और सटीक नहीं थे। सर्वोत्तम स्थिति में एक पत्थर पर थोड़ी सी भी प्रगति करने में घंटों लग जाते हैं। सबसे खराब स्थिति में औजार लगभग तुरंत ही खराब हो जाते हैं। फिर भी ग्रेट पिरामिड में अनुमानित 23 लाख ब्लॉक हैं, जिनमें से कुछ का वजन 2 से 15 टन के बीच है। इन्हें खदानों से निकाला गया, आकार दिया गया, परिवहन किया गया और सटीक रूप से स्थापित किया गया। आधिकारिक समय रेखा के अनुसार यह सब लगभग 20 वर्षों में पूरा हुआ। इसका मतलब है कि 2 दशकों तक बिना रुके, बिना किसी त्रुटि के और पूर्ण गणितीय सटीकता के साथ 24 घंटे, 7 दिन, हर 2 मिनट में एक ब्लॉक स्थापित करना। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक आंतरिक कक्षों का डिजाइन है, विशेष रूप से ग्रैंड गैलरी और राजा का कक्ष। इसकी ज्यामिति सुरुचिपूर्ण, सुविचारित और गणितीय महत्व से परिपूर्ण है। पिरामिड की ऊंचाई और आधार का अनुपात पी के लगभग बराबर है, और यह संरचना विषु, सौर वर्ष और यहां तक कि पृथ्वी की वक्रता के ज्ञान को भी समाहित करती है। यह महज एक मकबरा नहीं, बल्कि पत्थर से निर्मित एक वैज्ञानिक उपकरण है। ग्राहम हैनकॉक ने इसे सरल शब्दों में कहा है, यह कोई साधारण प्रयोग और त्रुटि विधि नहीं है, यह उन्नत इंजीनियरिंग है। उनका तर्क है कि महान पिरामिड की निर्माण गुणवत्ता और स्थापत्य कला बाद के पिरामिडों की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट है। वास्तव में कुफुज के बाद बने अधिकांश पिरामिड अस्थिर हैं या ढह रहे हैं, और कुछ तो लगभग पहचाने जाने योग्य खंडहर हैं। तो मिस्रवासियों ने लगभग पूर्णता से शुरुआत करके पतन की ओर कैसे रुख किया? हैनकॉक के अनुसार यह निष्कर्ष अपरिहार्य है। महान पिरामिड प्राचीन साम्राज्य की उपज नहीं था। यह या तो विरासत में मिला था, या इसका पुनरुपयोग किया गया था, या इसे किसी ऐसी सभ्यता द्वारा बनाया गया था जिसके ज्ञान और उपकरणों को हम आज नहीं समझते। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, ग्रेट पिरामिड का निर्माण मात्र नहीं हुआ था, बल्कि इसे उस समय की असाधारण प्रतिभा के साथ तैयार किया गया था। लेकिन इस रहस्य की एक और परत है, क्योंकि इसका निर्माण करना एक बात है, लेकिन इसके लिए आवश्यक सामग्री का परिवहन करना बिल्कुल ही असंभव था। ये विशालकाय पत्थर आखिर आए कहां से और इन्हें कैसे ले जाया गया? 80 टन का रहस्य। असंभव को संभव करना। अगर पिरामिड का इतनी सटीकता से निर्माण करना ही रहस्य नहीं था, तो निर्माण सामग्री का परिवहन इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। खासकर जब आप संरचना के केंद्र, राजा के कक्ष को देखते हैं। पिरामिड के अधिकांश भाग में इस्तेमाल किए गए चूना पत्थर के ब्लॉकों के विपरीत राजा के कक्ष की दीवारें और छत ग्रेनाइट से बनी थीं, जो कहीं अधिक कठोर और भारी पत्थर है। और यह कोई साधारण ग्रेनाइट नहीं था। ये विशाल ब्लॉक, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक था, दक्षिणी मिस्र में 500 मीटर से अधिक दूर स्थित अजवान नामक खदान से लाए गए थे। जरा सोचिए, इनमें से प्रत्येक ब्लॉक का वजन लगभग एक डीजल इंजन के बराबर है। अब कल्पना कीजिए कि नील नदी के किनारे कई इंजनों को ऊपर की ओर ले जाया जाए, फिर उन्हें किसी तरह जमीन पर घसीटा जाए और अंत में उन्हें
150 फीट से अधिक ऊंचाई पर पिरामिड के केंद्र तक उठाया जाए। यह सब केवल रस्सियों, लकड़ी की स्लेज और शारीरिक शक्ति का उपयोग करके किया गया। आधिकारिक विवरण तो यही कहता है, लेकिन समस्या यह है कि यह कैसे किया गया, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सबसे आम सिद्धांत रैंप सिद्धांत है। यह धारणा प्रचलित है कि श्रमिकों ने बढ़ते पिरामिड के किनारों पर पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए विशाल घुमावदार या सर्पिलाकार रैंप बनाए थे। लेकिन इस सिद्धांत का विश्लेषण करने वाले इंजीनियरों ने इसकी घातक खामी की ओर इशारा किया है। यह रैंप खुद 1 मील लंबा रहा होगा और इसमें पिरामिड से भी अधिक सामग्री लगी होगी। फिर भी ऐसे रैंप का कोई निशान नहीं मिला है। इस कथित रूप से आवश्यक इंजीनियरिंग संरचना का एक भी अवशेष नहीं बचा है। कुछ लोग आंतरिक सर्पिल रैंप या पुली का सुझाव देते हैं, लेकिन इन विचारों का समर्थन करने के लिए भी कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। और जिन औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे लकड़ी की स्लेज, तांबे की छेनी और रस्सियां, वे इतने भारी वजन के लिए इस्तेमाल किए जाने पर बारीकी से जांच करने पर टूट जाते हैं। आधुनिक क्रेन संचालकों और पत्थर के कामगारों ने प्राचीन औजारों की प्रतिकृतियों का उपयोग करके ग्रेनाइट ब्लॉकों को स्थानांतरित करने और आकार देने का प्रयास भी किया है और पाया है कि यह आज की तकनीकों के साथ भी अत्यंत कठिन और अप्रभावी है। वास्तव में कई आधुनिक इंजीनियरों ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही है कि वे प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों से ग्रेट पिरामिड के निर्माण की नकल नहीं कर सकते। ग्राहम हैनकॉक ने इसे सीधे शब्दों में कहा है, यह मानव संसाधन नहीं बल्कि कौशल था। उनका सुझाव है कि निर्माणकर्ताओं के पास इंजीनियरिंग का ऐसा ज्ञान था जो या तो खो गया है या जानबूझकर अनदेखा किया गया है। चाहे इसमें उन्नत लिफ्टिंग सिस्टम शामिल हों या भौतिकी की ऐसी समझ जो अब हमारे पास नहीं है। यह स्पष्ट है कि आधिकारिक बयान से हमें जवाबों से ज्यादा सवाल मिलते हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर यह काम 2500 ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, जैसा कि मुख्य धारा के मिस्र विज्ञानी दावा करते हैं, तो फिर यह कब हुआ था? हैनकॉक का मानना है कि इसका जवाब दीवारों पर खुदा हुआ या कब्रों में छिपा हुआ नहीं है। यह कहीं और ही मिलेगा, पत्थर में नहीं बल्कि पानी में। पिरामिडों के वास्तविक कालक्रम को उजागर करने के लिए हैनकॉक ने एक ऐसी चीज की ओर रुख किया है जिसे अधिकांश पुरातत्वविदों ने अनदेखा किया है, स्फिंक्स का वर्षा से घिसा हुआ पत्थर। और इससे जो पता चलता है वह मिस्र के इतिहास के बारे में हमारी समझ को हजारों साल पीछे ले जा सकता है। स्फिंक्स और जल। गीजा पठार के किनारे पर मानव इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक महान स्फिंक्स खड़ा है। आधा शेर आधा मनुष्य चूना पत्थर के एक ही पिंड से तराशा गया। यह रेगिस्तान की रेत पर चुपचाप देखता रहता है। मुख्य धारा के मिस्रविदों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 2500 ईसा पूर्व फिरौन कोफ्रा के शासनकाल के दौरान हुआ था। लेकिन हैनकॉक का कहना है कि समय रेखा गलत है और इसे सही करने से पता चलेगा कि वास्तव में पिरामिड किसने बनवाए थे। यही वह सवाल है जिसे भूविज्ञानी डॉक्टर रॉबर्ट शॉ ने पूछने का साहस किया। 1990 के दशक में शुल ने स्फिंक्स का अध्ययन एक कलाकृति के रूप में नहीं बल्कि एक भूवैज्ञानिक संरचना के रूप में किया। उनकी खोज ने अकादमिक जगत में हलचल मचा दी। स्फिंक्स के चारों ओर के पत्थरों में गहरी ऊर्ध्वाधर दरारें दिखाई देती हैं, जो एक प्रकार का अप्रदन पैटर्न है। यह अप्रदन पारंपरिक सिद्धांत के विपरीत हवा और रेत से नहीं बल्कि भारी और निरंतर वर्षा से हुआ है। इस प्रकार का जल अप्रदन केवल महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाली वर्षा की अवधि के दौरान ही हो सकता था, जो मिस्र में हजारों वर्षों से नहीं हुआ है। गीजा क्षेत्र में इस प्रकार के अप्रदन को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त वर्षा अंतिम बार लगभग 10,000 से 12,000 वर्ष पूर्व उत्तर प्लेने युग के दौरान हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 10,500 ईसा पूर्व। शुल का सिद्धांत तुरंत ही प्रचलित इतिहास से टकरा गया। यदि स्फिंक्स को सचमुच इतने पुराने समय में तराशा गया था,
तो यह न केवल पिरामिडों से बल्कि मिस्र के पूरे राजवंश काल से भी पहले का होगा। इसका अर्थ यह होगा कि सभ्यता के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही एक अत्यंत सक्षम संगठित सभ्यता मौजूद थी, जैसा कि हमें अब तक सिखाया गया है। ग्राहम हैनकॉक ने शुक के निष्कर्षों को एक और भी व्यापक संदर्भ से जोड़ा। लगभग 10,500 ईसा पूर्व में आई एक वैश्विक प्रलय, संभवतः बाढ़ या तीव्र जलवायु परिवर्तन की घटना का सिद्धांत प्रचलित है। यह सिद्धांत युवा धूल प्रभाव परिकल्पना से जुड़ा है, जिसमें एक धूमकेतु के टकराने या बड़े पैमाने पर पिघले पानी की घटना का प्रस्ताव है, जिसने अंतिम हिमयुग को तेजी से समाप्त कर दिया और दुनिया भर की प्रारंभिक संस्कृतियों को तबाह कर दिया। यदि स्फिंक्स को इस आपदा से पहले किसी प्रागैतिहासिक सभ्यता द्वारा तराशा गया था, तो यह मानव इतिहास के एक लुप्त अध्याय के कुछ बचे हुए स्मारकों में से एक हो सकता है। एक ऐसा समय जब प्राचीन इंजीनियरों ने पत्थर पर एक संदेश छोड़ा था। मुख्य धारा के इतिहासकारों ने इस विचार को निरर्थक बताकर खारिज कर दिया, लेकिन वे अपने सामने मौजूद भौतिक भूविज्ञान को नकारने में असफल रहे। हवा का अपरदन और रेत का जमाव इन आकृतियों की व्याख्या नहीं कर सकते, केवल जल ही कर सकता है। हैनकॉक ने निष्कर्ष निकाला कि स्फिंक्स का निर्माण 2500 ईसा पूर्व में नहीं हुआ था। इसे फराओ शासकों ने पिरामिडों की तरह ही अपनाया था, जो एक बहुत पुरानी संस्कृति का हिस्सा थे। और जिस प्रकार स्फिंक्स का निर्माण 10,500 ईसा पूर्व में हुआ था, यह महज संयोग नहीं हो सकता कि उस युग के तारे नीचे स्थित स्मारकों के साथ बिल्कुल संरेखित हों। हैनकॉक का मानना था कि जिसने भी गीजा का निर्माण किया, उसने आकाश का मानचित्रण भी किया होगा, और उन्होंने इसे साबित करने के लिए ओरियन नक्षत्र की ओर इशारा किया। सितारों में छिपा एक संदेश। यह तारीख कोई संयोग नहीं है। हैनकॉक ने पिरामिडों के निर्माण की असली पहचान बताने से पहले पूछा, क्या होगा अगर मिस्र के पिरामिड सिर्फ मकबरे या स्मारक न हों, बल्कि एक बहुत बड़े संदेश का हिस्सा हों, जो स्याही से लिखा या दीवारों पर उकेरा न गया हो, बल्कि सितारों में उकेरा गया हो। यही रॉबर्ट बोवाल के ओरियन सहसंबंध सिद्धांत का मूल है। एक ऐसा क्रांतिकारी विचार जिसने गीजा पठार को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। बोवाल ने एक अजीब बात देखी। गीजा के तीनों पिरामिड एक सीधी पंक्ति में पूरी तरह से संरेखित नहीं है, बल्कि तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड थोड़ा तिरछा है। यह विचित्र बनावट, जिसे लंबे समय से निर्माण की खामी मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा है, वास्तव में रात के आकाश में ओरियन की 3 तारों की आकृति को दर्शाती है। लेकिन बात इससे कहीं गहरी है। बोवाल ने खगोलीय सॉफ्टवेयर का उपयोग करके गणना की कि ओरियन की पेटी ठीक इसी स्थिति में गीजा के ऊपर कब दिखाई दी होगी। परिणाम लगभग 10,500 ईसा पूर्व था। यह तिथि डॉक्टर रॉबर्ट शॉक द्वारा स्फिंक्स के जल क्षरण संबंधी निष्कर्षों से लगभग पूरी तरह मेल खाती है। भूविज्ञान और खगोल विज्ञान से मिले 2 अलग अलग प्रमाण एक ही सुदूर समय की ओर इशारा करते हैं। ग्राहम हैनकॉक के अनुसार यह महज संयोग नहीं हो सकता। उनका तर्क है कि गीजा पठार को केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक खगोलीय खाके के रूप में बनाया गया था। यह सिद्धांत तब और भी पुख्ता हो जाता है जब हम यह समझते हैं कि दुनिया भर के अन्य प्राचीन स्थल भी तारामंडलों के नक्शों को दर्शाते हैं। तुर्की के गोबेसी टीपे से लेकर मेक्सिको के तेओतिहुआकान तक पवित्र स्मारक तारामंडलों के साथ संरेखित प्रतीत होते हैं। यह एक ऐसे साझा वैश्विक ज्ञान का संकेत देता है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन और उन्नत है। जैसा कि हैनकॉक कहते हैं, ये पत्थरों में अंकित आकाशीय नक्शे हैं, एक वैश्विक प्रलय से बचे लोगों द्वारा हमारे लिए छोड़े गए संदेश। ऐसे लोग जो तारों को जानते थे, ज्यामिति को समझते थे और किताबों से नहीं बल्कि पृथ्वी को आकाश के साथ संरेखित करके याद किए जाना चाहते थे। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि पिरामिड कब बनाए गए थे, बल्कि यह है कि हजारों साल पहले लिखित सभ्यता से पहले किसने उन्हें इतनी पूर्णता और उद्देश्यपूर्ण ढंग से बनाने का ज्ञान और शक्ति प्राप्त की थी। और हैनकॉक कहते हैं कि उन्हें जवाब मिल गया है। रहस्यमयी निर्माता, एक लुप्त सभ्यता के निशान।
यहीं पर ग्राहम हैनकॉक एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करते हैं जो मुख्य धारा के इतिहासकार नहीं कहते। पिरामिडों का निर्माण फिरौन कुफू या किसी अन्य फिरौन ने नहीं करवाया था। इनका निर्माण मिस्र में राजवंशों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले किसी और ने किया था। हैनकॉक के अनुसार इसके असली निर्माता हिमयुग से पहले की एक उन्नत सभ्यता के बचे हुए लोग थे, जो लगभग 12,800 साल पहले एक वैश्विक प्रलय, संभवतः युवा 10 काल के दौरान किसी धूमकेतु के टकराने से नष्ट हो गई थी। ये गुफाओं में रहने वाले लोग नहीं थे, वे कुशल वास्तुकार, खगोलविद और नाविक थे। हैनकॉक इन्हें देवताओं के जादूगर कहते हैं। उनका मानना है कि जब यह सभ्यता नष्ट हुई तो इसके बचे हुए लोगों ने अपने ज्ञान के अंशों को पूरी दुनिया में फैलाया, जिससे बाद की प्राचीन संस्कृतियों की नींव पड़ी। और महान पिरामिड उनकी सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक है। यह कोई मकबरा या अहंकार का स्मारक नहीं, बल्कि एक समय सारणी है, एक पत्थर का संदेश जो बाढ़, युद्धों और स्मृति से भी अधिक समय तक कायम रहने के लिए बनाया गया था। और यहीं से रहस्य गहराता है। हैनकॉक बताते हैं कि पिरामिड संरचनाएं और ब्रह्मांडीय संरेखण महाद्वीपों में दिखाई देते हैं। मेक्सिको के तेओटिवाकन में स्थित सूर्य पिरामिड से लेकर कंबोडिया के अंकोर वॉट और सूडान के मारो के पिरामिड तक, ये सभी उन लोगों द्वारा निर्मित किए गए थे जिनका कथित तौर पर पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं था। फिर भी इन सभी में समान गणितीय स्थिरांक, खगोलीय संरेखण और यहां तक कि स्थापत्य विशेषताएं भी पाई जाती हैं। वह इन सभी बातों को जोड़ते हुए कहते हैं कि वे उंगलियों के निशान देख रहे थे, एक ही हाथ के निशान, एक ही ज्ञान जो समय के साथ गूंज रहा था। हैनकॉक के अनुसार गीजा पिरामिडों के निर्माताओं ने नई पवित्र ज्यामिति विकसित की, पृथ्वी के आयामों को मापा और विश्वों के क्रम को पत्थर में उकेरा। यह ज्ञान हम हाल की शताब्दियों में ही समझना शुरू कर पाए हैं। और यहां वह अंतिम दावा है जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। हैनकॉक अनुमान नहीं लगा रहे थे, उन्होंने सबूत पेश किए। भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, वास्तुकला विश्लेषण और वैश्विक पैटर्न पहचान के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा मामला बनाया जो सीधे एक वास्तविक लुप्त सभ्यता की ओर इशारा करता है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में वर्णित किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक उम्रदराज, बुद्धिमान और सक्षम। वास्तव में पिरामिडों का निर्माण इन्हीं लोगों ने किया था। लेकिन अगर यह सच है और अगर इतिहास इस हद तक गलत है, तो हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? हैनकॉक कहते हैं कि इसका जवाब सरल है, क्योंकि कुछ लोग सच्चाई को दबाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं, मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राहम हैनकॉक के लिए इस पूरे रहस्य का सबसे परेशान करने वाला पहलू कहानी में मौजूद कमियां ही नहीं हैं, बल्कि जिस तरह से उन कमियों को जानबूझकर छुपाया गया है वह भी है। वह 1993 की एक घटना की ओर इशारा करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ गैंटेनाब्रिंक ने उपुआ 2 नामक एक रोबोट को ग्रेट पिरामिड की संकरी सुरंगों में भेजा। जो कुछ उसने खोजा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पिरामिड के अंदर एक बंद दरवाजा था जो ऐसी जगह जाता जाता था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन उत्साह और आगे की खोज के बजाय गैंटेनाब्रिंक को रोक दिया गया। तत्कालीन पुरातत्व निदेशक जाही हवास के नेतृत्व में मिस्र के अधिकारियों ने कमान संभाली और उनका प्रवेश रोक दिया। आज तक उस दरवाजे का रहस्य अनसुलझा है। इतने महत्वपूर्ण मामले की जांच क्यों रोक दी गई? हैनकॉक का मानना है कि यह जानबूझकर की गई सेंसरशिप थी। अब बात करते हैं 2017 की। वैज्ञानिकों ने उन्नत कण स्कैनिंग तकनीक म्यूऑन टोमोग्राफी का उपयोग करके पिरामिड के अंदर झांका। उन्हें जो मिला वह और भी चौंकाने वाला था। ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक विशाल छिपा हुआ खाली स्थान, इतना बड़ा स्थान कि उसमें एक यात्री जेट समा सकता था। लेकिन फिर से कोई कैमरा अंदर नहीं भेजा गया और न ही कोई अपडेट या खुदाई की गई। बस सन्नाटा छाया हुआ है। इस तरह की चुप्पी से तंग आकर हैनकॉक ने आखिरकार खुलकर कहा, मैं अब और चुप नहीं रह सकता।
उनका मानना है कि इन खोजों को जानबूझकर जनता से छिपाया जा रहा है, इसलिए नहीं कि इनसे कोई खतरा है, बल्कि इसलिए कि इनसे एक गंभीर संकट पैदा हो सकता है। यदि पिरामिड मिस्र के राजवंश द्वारा नहीं बनाए गए थे, तो इतिहास की पूरी समय रेखा को फिर से लिखना पड़ेगा। शैक्षणिक करियर, वैश्विक संस्थान, यहां तक कि राष्ट्रीय गौरव भी घटनाओं के वर्तमान स्वरूप पर आधारित है। इस कथा को चुनौती देना न केवल असुविधाजनक है, बल्कि विस्फोटक भी है। इसीलिए खुली जांच के बजाय हमें नियंत्रण में रखा जाता है। जवाबों के बजाय हमें बहाने मिलते हैं। हैनकॉक यह दावा नहीं कर रहे हैं कि उनके पास सभी सवालों के जवाब हैं, लेकिन उनकी बात कहीं अधिक प्रभावशाली है। अतीत और भविष्य के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम बेहतर सवाल पूछें। हैनकॉक के लिए यह केवल एक ऐतिहासिक लीपापोती नहीं, बल्कि एक अस्तित्वगत लीपापोती है। उनका मानना है कि पिरामिड मकबरे नहीं, बल्कि एक लुप्त सभ्यता के संदेश और जानबूझकर दिए गए संकेत हैं। और यह संदेश न केवल रेत और पत्थरों में दबा हुआ है, बल्कि सदियों से चली आ रही अनदेखी के कारण भी दबा हुआ है। अगर वह सही है, तो हम इस धरती पर चलने वाली पहली उन्नत सभ्यता नहीं है, और शायद हम उतने खास नहीं हैं जितना हमने सोचा था। हैनकॉक के प्रमाण के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।